रिवीजन करना किसका, ग्रेविटेशन का। इसके पहले के चैप्टर्स हमारे रिवाइज हो चुके हैं, राइट। तो डिटेल्स में हमने पढ़ रखा था। अभी हम यहाँ रिवीजन में सिर्फ और सिर्फ क्या की पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारे मेन टॉपिक है, जो की पॉइंट्स है उसको बहुत ही जल्दी में रिवाइज करेंगे। देखो सबसे पहले हमारा ग्रेविटेशन होता क्या है। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी हमारे पास दो टर्म हमें मिलेंगे, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्रेविटेशन क्या और ग्रेविटी क्या है, राइट। देखो सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या है। तो ग्रेविटेशन एक फिनोमेना है किसका, अट्रैक्शन का। ग्रेविटेशन क्या है, एक फिनोमेना है किसका, अट्रैक्शन का, जहां पे इस पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, राइट। जैसे मान लो कि अभी हमारे पास यहाँ पे ये दो मार्कर है, तो यानी कि ये मार्कर इस वाले को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। अभी आप हो, हम हैं, तो यानी कि हम सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। चाहे वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो, सेलेस्टियल इन द सेंस कि अर्थ के बाहर स्पेस में जो चीजें हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट हो। क्लियर, मींस पूरा यूनिवर्स आ गया उसमें। तो हर पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। बस यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है, वहां पे हमारा फोर्स क्या रहेगा, सेम। यानी कि अगर ये कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर ये दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ये है, एक ऑब्जेक्ट ए, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, बी। अब मान लो कि अगर बी ऑब्जेक्ट इस ए वाले को एफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो ए ऑब्जेक्ट इस बी ऑब्जेक्ट को भी किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, एफ फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, राइट। अब यहां पे देखो कि ये जो हमारा फिनोमेना है अट्रैक्शन का इस पूरे यूनिवर्स में, उसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं, राइट। और जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो टॉपिक हमारा क्या है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इस लॉ के अकॉर्डिंग न्यूटन ने क्या बताया था भाई, कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है, जिसका मास कितना है, m1, कोई ऑब्जेक्ट क्या बी है, जिसका मास कितना है, m2, और ये वाला ऑब्जेक्ट इस बॉडी को एफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, और ये वाला ऑब्जेक्ट इस बॉडी को एफ फोर्स से। यहां पे क्या है कि जो हमारा फर्स्ट जो एक पॉइंट दिया था, उन्होंने क्या दिया था, क्या दिया गया था कि भाई जो फोर्स है दोनों बॉडी के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के। मींस F is directly proportional to m1 m2, राइट। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा पॉइंट क्या बताया था भाई, कि अगर मान लो कि इस बॉडी का सेंटर ये है और इस बॉडी का सेंटर ये है, तो इनके बीच मान लो डिस्टेंस क्या है, r। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r। देखो हो सकता है कि यहाँ पे मैंने आप r इंडिकेट किया, दोनों बॉडी के सेंटर के जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर। हो सकता है कहीं पे आपको d भी लिखा हुआ मिल जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना, r या फिर d लिखा हुआ आपको मिल सकता है, राइट। तो यहां पे फिलहाल हम r को लेके चलेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या दिया था कि भाई जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, राइट, उसके क्या, स्क्वायर के। तो दो पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बताया भाई कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एंड सेकंड पॉइंट क्या बताया कि जो हमारा फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। तो अगर हम यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, तो आप क्या है देख पा रहे हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, m1 m2 अपॉन किसके, r स्क्वायर के, राइट। और जब यहां से हम क्या हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हम हटाते हैं, तो यहाँ पे एक
कांस्टेंट आ जाता है जी, जिसे हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा m1 m2 अपॉन क्या r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन क्या r स्क्वायर, राइट। जी हमारा क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी हमारा क्या है यहाँ पे, जी हमारा क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी हमारा क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर या पर किलोग्राम स्क्वायर। लेकिन आप देखो कि अगर हमें इसका इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर हमें यूनिट कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जरा यहां से आप देखो कि अगर हमें यहां से g की वैल्यू निकालनी हो तो ये r मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, पर डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा क्या f r स्क्वायर, ये m1 m2 g के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो इधर बचा क्या हमारे पास g। अब आप देखो फोर्स का कितना होता है ऐसा यूनिट न्यूटन, r हमारा क्या है इनके बीच का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना होता है मीटर, तो यहाँ पे r स्क्वायर तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन मास का ऐसा यूनिट कितना होता है किलोग्राम, तो दो मास है m1 इंटू m2, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट, क्या हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट, राइट। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है एमसीक्यूज में कि भैया व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और आपको वहां पे 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हमें किस पे टिक लगाना है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन या पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन light objects and heavy objects, राइट। यानी कि अगर हमारे पास लाइट ऑब्जेक्ट है हैवी ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो देखो यहां पे हम 3 केस पढ़ेंगे। पहला केस क्या कि इफ बोथ मतलब क्या कि 2 ऑब्जेक्ट है, पहले ऐसे लिखो आपकी लेट ऑब्जेक्ट या वी हैव 2 ऑब्जेक्ट, वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स दैट इज A and B। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है क्या क्या A एंड B, और हमने क्या मान लिया भाई कि जो ये ऑब्जेक्ट है इनका मास कितना है 1 kg, राइट। इनका मास कितना है 1 kg, तो हमने मान लिया भाई कि जो मास ऑफ A है उसका कितना है मास 1 kg एंड मास ऑफ B भी कितना है 1 kg। ये मान लो हमारा मास है A एंड B 1 kg, इनका भी ये मास 1 kg, इनका भी मास है, और इनके सेंटर से जो सेंटर का जो डिस्टेंस है वो मान लिया हमने कितना है 1 मीटर है, राइट। यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर वो कितना है 1 मीटर, राइट। तो पहला केस हमारे पास ये कि दोनों ही जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है लाइट है, दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या हैं लाइट वेट के हैं, और हमने क्या मान लिया भाई कि दोनों ही ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है 1 kg है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है। तो जरा यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, F इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है Gm1 m2 अपॉन क्या r स्क्वायर। अब देखो जरा G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, m1 का भी वैल्यू कितना है 1 kg, देखो अब m1 कितना हमारा 1 kg, m2 भी कितना है 1 kg,
डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना रहेगा 1 हो जाएगा। तो आप देखो कि फोर्स कितना लग रहा है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। और आप देखो कि ये फोर्स कितना स्मॉल है, कितना छोटा फोर्स लग रहा है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 है, राइट। तो दो अगर हमारे पास लाइटर बॉडी है तो उनके बीच कितना फोर्स लग रहा है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। और इसी की वजह से मान लो कि अगर ये हमारा दो ऑब्जेक्ट है और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें इनका मूवमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, या आप हमें अट्रैक्ट कर रहे हो, मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं, हमारा मूवमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम सबके बीच में क्या फोर्स लग रहा है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मींस हम एक लाइटर बॉडी की तरह हम क्या करेंगे बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कि हम सब ना एक लाइटर बॉडी की तरह ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो लाइटर बॉडी की तरह अगर हम बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे तो हम लोग के बीच फोर्स एक स्मॉलर फोर्स, बहुत ही छोटा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से हम लोगों का मूवमेंट एक दूसरे की तरफ नहीं दिख रहा है, राइट। सेकेंड केस अगर हम यहीं पे देखें, सेकेंड केस कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या है लाइटर है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हमारा हैवी है, मींस एक हमने मान लो कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास 1 kg का है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने क्या ले लिया अर्थ ले लिया, राइट। तो देखो इस केस से पहले जरा एक चीज आप देखो, दूसरे केस से पहले फिर मास ऑफ अर्थ कितना होता है, मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। यहां पे और लिख लो मास ऑफ मून, जरा लिखो मास ऑफ मून कितना होता है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। अगर हम इनके बीच डिस्टेंस की अगर हम बात करें, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून तो कितना है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। और जब आप इसको मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 3.84 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 8 मीटर, 10 टू द पावर 8 मीटर। तो ये जरा इतनी चीजें रखो क्योंकि अभी हमें ये काम में आने वाला है, राइट। अब देखो सेकंड केस क्या है कि एक लाइटर ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, मींस वन ऑब्जेक्ट इज lighter and other is अर्थ ले लिया, that is heavier object, right। अब देखो अगर हमने मान लिया भाई लाइटर ऑब्जेक्ट का जो वेट है मींस जो मास है वो हमारा कितना है 1 kg, और जो हमारा हैवियर ऑब्जेक्ट है इसका मास मैंने आपको ऑलरेडी बताया कितना होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, जो कि हमने क्या ले रखा है अर्थ ले रखा है। तो मान लो कि इसका मास m2 जिसकी वैल्यू कितनी 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। और अगर देखो मान लो ये हमारा अर्थ, ये हमारा क्या है अर्थ है, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो क्या है अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे है। तो भाई इसके सेंटर से इसके सेंटर को हमने क्या मान लिया अर्थ के सरफेस, तो मान लिया कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा बताना जरा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? हाँ रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है ना। देखो भाई इनके बीच में अगर हमारा अर्थ मींस जो हमारा दूसरा जो हमारा लाइटर ऑब्जेक्ट है अगर वो अर्थ पे ही है तो यानी कि जो हम डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे इस अर्थ का पूरा रेडियस, और अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर। इट मींस कि अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, राइट। तो जरा यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन क्या r स्क्वायर। G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। m1 की वैल्यू कितनी है 1, m2 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन r स्क्वायर। तो यानी कि r की वैल्यू कितनी मींस ये जो डिस्टेंस हमारा है ना
वो कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। तो ये हो जाएगा बाबू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का क्या होल स्क्वायर, राइट, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे कैलकुलेट हुए कितना आता है 9.8 न्यूटन। कितना आता है 9.8 न्यूटन। तो ये देखो यानी कि जो अर्थ, जैसे मान लो कि अगर मैं यहां से ये चीज यहां पे ड्रॉप कर रहा हूं, अर्थ अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा, तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा 9.8 न्यूटन। क्लियर। इस वजह से कि अगर हमने यहाँ पे ये हमने ड्रॉप किया तो ये नीचे आया, तो इसका हमें मूवमेंट दिख रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फोर्स लग रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे फोर्स कम लगता है, इस वजह से हमें मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पे हमें एक और केस पढ़ना होता है कि जहां पे दोनों ही बॉडी क्या है, हैवियर बॉडी है। अब हैवियर बॉडी में जैसे यहाँ पे हम मान लो कि हमने एक क्या ले लिया, अर्थ ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, मून ले लिया, और यही आपको भी पढ़ना है अर्थ और मून का। तो जरा इसको हम अभी देखो, थर्ड जो हमारा केस है कि जो हमारे पास दोनों बॉडी है वो दोनों ही बॉडी कैसी है, हैवियर बॉडी है, दोनों ही हैवी बॉडी है। तो हमने लेट कर लिया कि भाई लेट वन बॉडी इज अर्थ एंड अदर इज मून, राइट। दोनों ही हैवियर बॉडी है, एक बॉडी को हमने क्या मान लिया, अर्थ मान लिया, दूसरी बॉडी को क्या मान लिया, मून। और यहाँ पे हमने मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून ऑलरेडी हमने लिख रखा है। तो मान लो वे अर्थ जो है इसका मास कितना है m1 एंड इसका जो एक्चुअल वेट कितना 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। मान लो इसको आप m2, तो m2 की वैल्यू कितनी हो गई 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम। और ये अर्थ, ये मून, और इनके जो सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है, सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है r, वो कितना होता है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। अब जरा ये चीज वैल्यू जरा पुट करो फॉर्मूले में, तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा g m1 m2 अपॉन कितना r स्क्वायर। g की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, 6 इंटू 10 टू द पावर 24। एंड m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22, 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22। r हमारा कितना दे रखा है, डिस्टेंस कितना है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 का क्या होल स्क्वायर। और देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करके आपको एक वैल्यू मिलेगी 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो भाई कि जैसे जैसे हमारी बॉडी बढ़ती जा रही है, इस बॉडी का मास बढ़ता जा रहा है, फोर्स भी क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे दो लाइटर ऑब्जेक्ट थे तो कितना स्मॉल फोर्स लग रहा था। जब एक ऑब्जेक्ट हमारा लाइटर था, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ था, तो फोर्स 9.8 न्यूटन हो गया। जब दोनों ही हैवी बॉडी, एक अर्थ दूसरा मून हुआ, तो इनके बीच में आप देखो कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और यही रीजन है कि भाई जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, राइट। अब रिवॉल्व कर रहा है, किस फोर्स से रिवॉल्व कर रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखो, जब आप सर्कुलर मोशन में आप लेके आते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट किस फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रही होती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है कि भाई ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इस वजह से कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है, राइट। चलो लिखना, इसको लिख लो।
हमें रिलेशन यहाँ पे देखना है किसके किसके बीच में, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, राइट। स्मॉल जी हम ग्रेविटी भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। कैपिटल जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। जैसे मान लो कि अगर ये मान लो हमारा क्या है, एक अर्थ सरफेस है, ये क्या है, अर्थ सरफेस। यहां पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m, जिसका मास कितना है, m है, राइट। अब मान लो कि अब ये बॉडी हमारी फ्री फॉल, अगर हम इस बॉडी को कराएंगे, अगर इस बॉडी को हम फ्री फॉल कराएंगे तो इस बॉडी में हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इस अर्थ जो एक फोर्स लगा रही है, जो ग्रेविटी यहां पे लग रहा है उसकी वजह से, राइट। तो ये यहां पे जो हमारा एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो हम एक्सेलरेशन को क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल जी हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो यहां से आप देखोगे आप कि F इज इक्वल टू, मान लो कि अगर इसका, इस बॉडी का मास क्या है, स्मॉल m है, और इस अर्थ का जो मास है वो क्या है, कैपिटल M है, तो यहां से क्या आ जाएगा, Gm कैपिटल M अपॉन क्या, R स्क्वायर। और आपने पहले चैप्टर में इसके आपने पढ़ रखा भाई एक फॉर्मूला, न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू क्या, M इंटू ए। F इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, M इंटू ए, न्यूटन सेकंड लॉ, राइट। अब यहां पे देखो कि जो ये हमारा A क्या है, एक्सेलरेशन, लेकिन उस मास में, इस मास में एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहां पे क्या हो जाएगा, Gm कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। यहां से क्या होगा, स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचेगा, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन क्या, R स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, और रिलेशन हमारा क्या, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है रिलेशन, जब भी आएगा 2 या 3 मार्क्स का आएगा, इससे ज्यादा ये मार्क्स में नहीं आएगा, क्लियर। अब देखो मैंने आपको जितने भी आपने फॉर्मूले यहाँ पे किए, चाहे हम स्मॉल जी कैपिटल जी का रिलेशन हो गया, चाहे आपने न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी ग्रेविटेशनल लॉ, दैट इज F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर, जितनी भी चीजें हैं इन सब को करने के बाद आपको यहां पे लिखना पड़ेगा वेयर, अब यहां पे F क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, क्लियर। ये आप लिखोगे F इज इक्वल टू क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 is the mass of one object, M2 mass of other object, R the distance between their centers। अगर हम यहां पे बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे जो कैपिटल M है वो हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, क्लियर। G हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे आपका मार्क्स कट जाता है, क्योंकि आप एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम में मींस क्या कि हमें हर एक चीज को, जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है वैसे आपको टीचर को क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, लेकिन लिख के। तो हमें ये सारे जितने भी एलिमेंट्स आप यूज करोगे उनका हमें नाम लिखना पड़ेगा भाई कि ये है क्या क्या, क्लियर। तब जाके आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। चलो लिखो यार इसको।